नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड की एक ऐसी अदृश्य लेकिन बहुत ही पावरफुल दुनिया के बारे में। एक ऐसी जगह जो हमारी इकोनॉमी में कैश के फ्लो को लगातार बनाए रखती है। सोचिए, एक ऐसी मार्केट जहां हर रोज, सचमुच हर रोज अरबों रुपयों का लेन देन होता है, फिर भी हम में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं होता। तो चलिए, आज इंडियन मनी मार्केट के इसी रहस्य को समझते हैं। कभी ये सवाल मन में आया है कि जब किसी बड़े बैंक या कॉरपोरेशन को अचानक सिर्फ एक रात के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत पड़ जाए तो वो कहाँ जाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है मनी मार्केट। जी हाँ, मुद्रा बाजार। तो आखिर ये मनी मार्केट है क्या भला? देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का वो हब है जहां शॉर्ट टर्म कैश की जरूरतों को पूरा किया जाता है। यहाँ जितने भी सौदे होते हैं वो एक दिन से लेकर ज्यादा से ज्यादा एक साल तक के लिए होते हैं, बस। इसका सबसे जरूरी काम क्या है? इकोनॉमी में कैश के बैलेंस को बनाए रखना। मतलब ये पक्का करता है कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो उस तक पहुंच जाए जिसे पैसे की फौरन जरूरत है। ये एक तरह से सिस्टम का बैलेंसिंग एक्ट है, जिससे पूरी मशीनरी स्मूथली चलती रहती है। हाँ, एक बात और, इसे कैपिटल मार्केट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। दोनों बिल्कुल अलग हैं। मनी मार्केट, जैसा हमने कहा, शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए है। यहाँ रिस्क भी कम होता है। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट, यानी जहां शेयर्स और बॉन्ड्स की खरीद बिक्री होती है, वो लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट्स के लिए है और वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। भारत में इस मार्केट की जो बनावट है ना, वो अपने आप में काफी यूनिक है। देखते हैं कैसे। इंडियन मनी मार्केट की बनावट में एक बड़ा दिलचस्प बंटवारा है। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र, और दूसरी तरफ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और फर्क की सबसे बड़ी वजह है रेगुलेशन। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के कंट्रोल में है। सारे नियम कायदे वहीं से तय होते हैं। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें साहूकार और देसी बैंकर आते हैं, वो आरबीआई के दायरे से बाहर काम करता है। वहां के तौर तरीके भी काफी इनफॉर्मल होते हैं। तो अब जब हम बनावट समझ गए हैं, तो क्यों ना ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के उन बड़े प्लेयर्स से मिला जाए जो असल में इस पूरे खेल को चलाते हैं। इस मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी, और कहें तो रेफरी और कोच, दोनों ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई सिर्फ नियम ही नहीं बनाता, बल्कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लागू करने के लिए मार्केट में सीधे तौर पर हिस्सा भी लेता है। और मार्केट का दिल कौन है? वो है हमारे कमर्शियल बैंक्स। ये शॉर्ट टर्म फंड के सबसे बड़े उधार लेने वाले भी हैं और उधार देने वाले भी। इनके बिना तो ये मार्केट चल ही नहीं सकता। अच्छा, आरबीआई और बैंकों के अलावा और भी कई प्लेयर्स हैं, जैसे एलआईसी, यूटीआई जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पैसा उधार देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए यहाँ से पैसा उठाती हैं। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स भी इस मार्केट में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो ये सब खिलाड़ी आपस में लेन देन करते कैसे हैं? मतलब किन टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है? चलिए, अब मनी मार्केट में यूज होने वाले कुछ जरूरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे तेज है कॉल मनी। इसे आप बैंकों के लिए एक सुपर फास्ट लोन सर्विस समझ सकते हैं। जब किसी बैंक को दिन के आखिर में अपना हिसाब बराबर करने के लिए फटाफट कैश चाहिए होता है, तो वो दूसरे बैंक से एक रात के लिए उधार ले लेता है। ये पूरा काम कॉल मनी मार्केट में होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल या टी बिल्स। इसे आप सरकार का एक आईओयू यानी मैं आपका ऋणी हूं वाला एक प्रॉमिसरी नोट मान सकते हैं। सरकार अपनी शॉर्ट टर्म खर्चों के लिए इन्हें डिस्काउंट पर जारी करती है और मैच्योरिटी पर पूरा पैसा वापस कर देती है। ये सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में से एक माना जाता है। और ये इतने पॉपुलर क्यों हैं? अरे भाई, क्योंकि इन पर रिटर्न की लगभग गारंटी होती है, डिफॉल्ट का रिस्क ना के बराबर है, और इन्हें जब चाहें आसानी से बेच सकते हैं। सरकार इन्हें ऑक्शन यानी नीलामी के जरिए बेचती है। अब आते हैं कमर्शियल पेपर पर। ये एक अनसिक्योर्ड यानी असुरक्षित लोन इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इसके पीछे कोई गारंटी नहीं होती, और इसीलिए इसे हर कोई जारी नहीं कर सकता। सिर्फ वही कंपनियां कर सकती हैं जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ और रेटिंग बहुत ही जबरदस्त हो। कमर्शियल पेपर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए टॉप रेटेड कंपनियां बैंकों को बाईपास करके सीधे मार्केट से पैसा उठा सकती हैं। और पता है क्या, ये उन्हें अक्सर बैंक लोन से सस्ता भी पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर कोई ये नहीं कर सकता। इसके लिए नियम बहुत सख्त हैं। कम से कम 4 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, अच्छी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए,
ये सब इसलिए ताकि सिर्फ फाइनेंशियली मजबूत कंपनियां ही इस रास्ते से पैसा जुटा सकें। आज हम जिस डायनामिक मनी मार्केट को देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब ये बहुत ही कंट्रोल्ड और सुस्त बाजार हुआ करता था। आइए एक नज़र डालते हैं कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे। इस बदलाव की कहानी शुरू हुई 1986 में, जब आरबीआई ने वाघुल कमेटी बनाई। इस कमेटी की सिफारिशों ने इंडियन मनी मार्केट की पूरी शक्ल ही बदल दी। ब्याज दरें फिक्स होने के बजाय मार्केट तय करने लगा। कमर्शियल पेपर जैसे नए इंस्ट्रूमेंट्स आए और मार्केट में ज़्यादा प्लेयर्स को एंट्री मिली। बस यहीं से ये मार्केट वाइब्रेंट हो गया। ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब हाई फाई फाइनेंशियल लेन देन का हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये मार्केट इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका असर बहुत गहरा है। आरबीआई जो रेपो रेट घटाता बढ़ाता है ना, उसे लागू करने के लिए इसी मार्केट का इस्तेमाल करता है। सरकार को अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसा चाहिए, वो यहीं से आता है। और सबसे अहम बात, यहाँ की ब्याज दरें सीधे सीधे हमारे बैंक लोन और सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर असर डालती हैं। आखिर में मनी मार्केट को आप हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की प्लम्बिंग या पाइपलाइन समझ सकते हैं। ये हमें दिखाई तो नहीं देते, पर ये पक्का करती है कि कैश का फ्लो यानी पैसों का बहाव बिना रुके सही जगह पर और सही समय पर होता रहे, ताकि पूरी इकोनॉमी की गाड़ी चलती रहे। तो ये थी भारतीय मुद्रा बाजार की कहानी। एक ऐसी दुनिया जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़े बड़े काम करती है। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सोचने वाली बात तो ये है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी बदल रही है, भविष्य का मनी मार्केट कैसा होगा? कौन से नए इंस्ट्रूमेंट्स और प्लेयर्स इसे एक नया आकार देंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा।